Hello everyone, this is Mohit Dagar, advocate from the Merit Law Group, and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 233 अच्छे से कर लिए हैं और आज हमें चैप्टर 18 से स्टार्टिंग करनी है, जो कि है द चार्ज। आज हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये चार्ज होते क्या है, ठीक है। तो सारा जो प्रोसीजर है चार्जेस का, कि चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं, चार्जेस के बारे में कंसिडरेशन कैसे होती है, और बीच बीच में जो मेरा लिटिगेशन का एक्सपीरियंस है क्रिमिनल फाइल्स में, तो वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, ठीक है। तो आज विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम BNSS का चैप्टर 18 से स्टार्टिंग करने वाले हैं, ठीक है, जो कि ये सेक्शन 234 से लेके सेक्शन 247 तक, ठीक है। आज वाली लेक्चर में ये सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन वही 7-8 सेक्शंस तो हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 दिन में हम अब द चार्ज चैप्टर 18 BNSS को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 18 द चार्ज। अब चार्ज होता क्या है, सीधी सीधी बात है भाई, चार्ज, ठीक है, मतलब जो भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं दी गई है ना, उनका चार्ज लगता है, उनका चार्ज लगता है। या फिर कोई और अदर पीनल लॉ है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, NDPS एक्ट है, उनमें भी जो धाराएं दी गई है उनका भी चार्ज लगता है। और ये चार्ज लगता किसके ऊपर है, ये चार्ज लगता है किसके ऊपर, अक्यूज्ड के ऊपर लगता है, ठीक है। अब मानो किसी किसी एक्स ने मर्डर कर दिया, किसी एक्स ने एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो अब पुलिस वाले उसके ऊपर, भाई आप जो पुलिस वालों के पास से तो कंप्लेंट आएगी, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि एक्स ने मर्डर कर दिया है, या तो फिर पुलिस वाले खुद से ही कंप्लेंट लिखवा देंगे कि भाई फलाने फलाने आदमी का मर्डर हो गया है और कोई उसकी कंप्लीट जानकारी नहीं दिया तो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पुलिस वाले भी लिखवा देते हैं। तो पुलिस वाले में उस अक्यूज को, जो दोषी है, जिसने मतलब मर्डर किया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर लेते हैं, FIR लॉन्च कर लेते हैं। तो अब पुलिस वाले तो जो प्रोविजंस लिखते हैं ना, वो प्रोविजंस लिखते हैं उस FIR में, जो BNS के जो प्रोविजन है कि भाई 103 में पनिशमेंट फॉर मर्डर दी गई है, तो सेक्शन 103 के तहत मिस्टर एक्स को चार्ज किया, मतलब 103 के तहत एंट्री की जाएगी FIR, जो FIR होगी उसमें कि भाई कौन इस दोषी द्वारा कौन सा ऑफेंस किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता का 103 उसके द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर कोई और अदर पीनल लॉ का उसके द्वारा और अपराध किया गया, जैसे भाई जो मर्डर वगैरह होते हैं, तो ऑब्वियसली गैर कानूनी हथियारों से मर्डर हो जाते हैं, तो अब जो आर्म्स एक्ट के जो प्रावधान है ना, वो भी उसमें लिख दिए जाते हैं। तो मतलब जो हमारा जो राज्य सरकार ने जो पोर्टल बना रखा है जिसमें FIR लॉज होती है, मतलब पुलिस पार्टी FIR के सारे एंट्रीज डालती है, तो उसमें पता है क्या होता है, उसमें सारे के सारे जो पीनल एक्ट्स है ना, उनका नाम होता है, और भाई कौन कौन से प्रावधानों के तहत इस अक्यूज को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। भाई ये तो है नहीं कि मर्डर किया मिस्टर एक्स ने, अब पुलिस वाले उसको मर्डर की सजा दे देंगे, नहीं। पुलिस वाले तो भाई अभियोजन पक्ष सरकारी वकील की मदद से, ठीक है, कोर्ट में भेजेंगे मुकदमे को, और सरकारी वकील पुलिस पार्टी की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, स्टेट की तरफ से मिस्टर एक्स के खिलाफ उस केस को साबित कर देगा और मिस्टर एक्स को डेथ तक की सजा दिला सकता है, ठीक है। तो ये होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो द चार्ज है ना, जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस पुलिस पार्टी कभी फ्रेम नहीं करती, पुलिस पार्टी तो ओनली चार्ज को रेफर करती है कोर्ट को, मैजिस्ट्रेट साहब को, कोर्ट ऑफ सेशन को। क्यों रेफर करती है, क्योंकि इन चार्जेस पर ट्रायल होने वाली है अक्यूज की, ठीक है। तो अब कोर्ट क्या करेगा, अक्यूज के कागज वगैरह पूरे करके, ठीक है, अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन वाला केस नहीं है सेक्शन 232 के तहत, तो खुद ट्राई करेगा मैजिस्ट्रेट साहब। अगर एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन वाला केस है तो कमिट कर देगा सेक्शन 232 BNSS के तहत मैजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। तो अब कागज वगैरह पूरे कर दिए किसने, मैजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज के, ठीक है, 230 और 231 प्रावधान के तहत, ठीक है, सेक्शन 231 और 230 BNSS के तहत कागज पूरे कर दिए अक्यूज के। तो अब चार्ज फ्रेम होंगे अक्यूज के खिलाफ, मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे, अगर ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मतलब मैजिस्ट्रेट है, अगर कमिटल जुरिडिक्शन केस है तो कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेम करेगा। और चार्ज फ्रेम क्या करेगा, अब जो अक्यूज का वकील है और जो प्रोसिक्यूशन का वकील है वो बहस करेंगे कि ये चार्ज, जो ये धारा लगाई गई है इस अक्यूज के ऊपर, क्या ये अट्रैक्ट होती हुई दिख रही है इसे कारनामों से जो इसने कांड किया है। अगर नहीं होती दिख रही तो उसके बारे में बहस होगी। जो सारे भारतीय न्याय संहिता में जो भी प्रावधान दे रखे हैं सेक्शन 48 से लेकर सेक्शन 358 में, ठीक है, उन्हीं में पनिशमेंट दिखी गई है। तो इन सेक्शंस में क्या है, सबकी पनिशमेंट लिखी गई है। और आज ये बात भी ध्यान रख लेना, चार्ज हमेशा पनिशमेंट जिसमें दी गई है ना सेक्शन में, अब जैसे भारतीय न्याय संहिता में वही सेक्शन 103 में पनिशमेंट दी गई है। सेक्शन 103 जो भारतीय न्याय संहिता का है उसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर दी गई है, पर उसको परिभाषित किससे में किया गया है, उसको परिभाषित सेक्शन 100 में किया गया है भारतीय न्याय संहिता के। तो
कभी भी सेक्शन 100, ठीक है, जो परिभाषा का डेफिनेशन का चार्ज है ना, डेफिनेशन क्लोज का चार्ज कभी नहीं लगता है। चार्ज हमेशा अक्यूज के ऊपर लगेगा, किसका, जिस प्रावधान में पनिशमेंट दी गई है। तो अब मान के चलो हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स ने मर्डर कर दिया था, तो अब मर्डर के ऊपर ट्रायल कौन चलाएगा? ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगा। तो कोर्ट ऑफ सेशन ही किसके ऊपर, उस अक्यूज मिस्टर एक्स के ऊपर चार्ज फ्रेम करेगा। और चार्ज फ्रेम भी ऐसे नहीं हो जाएंगे, पहले उसके ऊपर बहस होगी, प्रोसिक्यूशन का वकील बोलेगा, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का वकील क्या बोलेगा कि जी ये वाला चार्ज तो है ही है, अगर कोई और चार्ज वो लगवाना चाहता है, ठीक है, तो वो उसके बारे में बहस करेगा। और अक्यूज का वकील उस मर्डर के केस को जो जो सेक्शन 103 के तहत रेफर किया गया पुलिस पार्टी द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन में, अक्यूज का वकील बहस करके उस चार्ज को हटवाने की कोशिश करेगा। वो क्या करेगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में बनवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा और ट्रायल में डिफेंस लेने की कोशिश करेगा किसी भी जनरल एक्सेप्शंस का, ठीक है। तो यह होता है चार्ज, ठीक है। और एक जनरल रूल भी है इसमें जो हम चैप्टर 18 में से पढ़ने वाले हैं। देखो, एक चार्ज एक ट्रायल एक केस, ठीक है, दो चार्ज दो ट्रायल, तीन चार्ज तीन ट्रायल, चार चार्ज चार ट्रायल, ठीक है। जितने अपराध एक अपराधी ने किए हैं तो भाई उनकी तो अलग अलग ट्रायल चलेगी, ये रूल है। लेकिन एक अपराधी ने एक ही ट्रांजैक्शन में 10 अपराध किए, मान के चलो एक अपराधी मिस्टर एक्स है, वो क्या करता है, वो किसी के घर में चोरी करने घुस जाता है। अब वो किसी के घर में चोरी तो कर लेता है, चोरी के साथ साथ वो उसी घर में क्या करता है, किसी फीमेल का रेप भी कर देता है। तो अब क्या हुआ, एक ही ट्रांजैक्शन में तो उसने सारा किया, वो चोरी करने भी गया था और उसने साथ साथ एक ही दिन एक ही टाइम पर जब वो एक अपराध को कमिट कर रहा था, उसने तुरंत एक अपराध चोरी करके दूसरा अपराध कमिट कर दिया। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी यही रूल है, अब दो चार्जेस तो दो ट्रायल, चोरी के लिए उसकी अलग ट्रायल चलेगी और उसने जो उस फीमेल का रेप किया उसके लिए उसकी अलग ट्रायल चलेगी। पर ऐसा नहीं होता है, अब जॉइंटर ऑफ चार्जेस हो जाता है। मतलब अब भाई अब क्या फायदा उसको दो ट्रायल में उसको हैंडल करने का। अगर भाई अपराधी भी एक है और उसने अपराध भी एक ही ट्रांजैक्शन में किए हैं और एक ही व्यक्ति के ऊपर किए हैं, एक ही व्यक्ति के घर में किए और एक ही व्यक्ति के ऊपर किए हैं, तो भाई एक ही ट्रायल में उसका जॉइंटर हो जाता है। मतलब एक ही केस में अब वो आएगा जेल से, ठीक है, या फिर जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी से और ट्रायल भुगतेगा, ठीक है। तो ये है चार्ज, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, जितने चार्जेस उतने ट्रायल, एक चार्ज तो एक ट्रायल, दो चार्जेस तो दो ट्रायल, तीन चार्जेस तो तीन ट्रायल, एक्स वाई जेड ऐसे चले जाओ उतनी ट्रायल। पर जॉइंटर हो जाता है इनका ट्रायल्स का, ठीक है, मतलब जॉइंटर ऑफ चार्जेस हो जाता है, फिर ट्रायल एक हो जाती है, ठीक है, मेन केसेस में। अब मान के चलो मिस्टर एक्स ने एक मर्डर तो कर दिया भाई गुड़गांव में, ठीक है, एक अगस्त को, और मिस्टर एक्स गुड़गांव से भग गया, मुंबई रहने लग गया। मिस्टर एक्स ने फिर एक सितंबर को मुंबई में एक मर्डर कर दिया। तो क्या इन दोनों का लेन देन है किसी भी तरह से? तो इन दोनों की कभी भी जो ट्रायल है ना, इन दोनों के जो ट्रायल है कभी भी एक नहीं हो सकती, और ना तो इनका कभी जॉइंट रोज का, क्योंकि गुड़गांव का मर्डर भाई डिफरेंट ट्रांजेक्शन है और जो उसने मिस्टर एक्स ने मुंबई में मर्डर किया वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन का, ठीक है, ये भी समझ के चलना, ये बहुत मेन बात है। अब हम चैप्टर 18 जो बताता है द चार्ज, उसको पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पहले हम जो मार्जिनल नोट है, पॉइंट ए है, वो क्या बताता है, फॉर्म ऑफ चार्जेस। अब जो सब हेड ए है ना, द चार्ज के नीचे आप तुरंत देखो कि ए लिख रहा होगा, ठीक है, पॉइंट ए लिख रहा होगा, उसमें बता रखा है मार्जिनल नोट, वो बता रहा है फॉर्म ऑफ चार्जेस। अब हमें सेक्शन 234 से लेके, ठीक है, सेक्शन 234 से लेके, एक सेकंड रुकिए, एक बार मैं फ्लिप कर लेता हूं, एक सेकंड रुकिए, हाँ, सेक्शन 234 से लेके सेक्शन 240 तक हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कितने तरह के चार्जेस होते हैं, तो वो हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूं फ्रॉम सेक्शन 234, ठीक है। इससे पहले मैं अपने ग्लास में, इस वाले अपने भारी भरकम ग्लास में पानी डाल लेता हूं, ताकि पढ़ाते पढ़ाते, आज मैं एक क्लास 1.5 घंटे की लेने वाला हूं, ठीक है, 1.30 मिनट्स की लेने वाला हूं, ठीक है, मतलब 1 घंटे 30 मिनट की लेने वाला हूं। तो भाई तैयारी कर लो अपनी लंबा पढ़ने के लिए, क्योंकि द चार्ज इतना मेन टॉपिक है हमारे मेंस एग्जामिनेशन का कि इसको तो मैं बहुत ही अच्छी तरह आपको समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं फ्रॉम सेक्शन 234। देखिए, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। अब जब चार्ज जो होता है उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, तो वो अब सेक्शन 234 में हमें और अच्छे से देखने को मिल जाएगा कि भाई जो कंटेंट, सब्सटेंस क्या होती है चार्जेस की, ठीक है, कंटेंट्स क्या होते हैं। मान के चलो एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज के ऊपर जब तक कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो वो ओनली एक प्लेन है, वो प्लेन पेपर है। अब एक पेपर के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जब वो बनेगा डॉक्यूमेंट्स, तो
एक पेपर के ऊपर जब सब्सटेंस लिखे हुए हैं तब वो बनता है डॉक्यूमेंट। अगर एक प्लेन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर XYZ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो वो है ओनली प्लेन पेपर। इट इज अ डैम पेपर, नॉट अ सबस्टेंटेड कंटेंटेड पेपर। ओके, अब देखिए सेक्शन 234 की बॉडी सब सेक्शन 1, एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। तो जो हर चार्ज, जो हर एक जो चार्ज लगेगा, ठीक है, एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता, जो हर एक चार्ज इस संहिता के अंदर लगेगा ना, मतलब BNSS के तहत चार्ज लगता है कि उसके ऊपर, तो हर एक वो चार्ज जो इस संहिता के तहत लग रहा है, ठीक है, शैल स्टेट, तो मैंडेटरी है, वो स्टेट करेगा। क्या स्टेट करेगा? वो चार्ज बयां करेगा, दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज, वो अपराध को स्टेट करेगा, वो चार्ज जो BNSS के तहत लगा है कि कौन से अपराध के लिए, ठीक है, कौन से अपराध के लिए, कौन सी धारा के लिए अक्यूज को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सब सेक्शन 1 जो कि सीधा सीधा ये बता रहा है एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता, तो जो हर एक चार्ज होगा जो इस संहिता के तहत BNSS के तहत लगेगा एक अक्यूज के ऊपर, देखिए शैल स्टेट, तो वो बयां करेगा, वो बताएगा। क्या बताएगा? द ऑफेंस विद विच द अक्यूज्ड इज चार्ज, कि कौन से अपराध के लिए अक्यूज को चार्ज किया गया है। अगर मान के चलो मिस्टर एक्स को पुलिस पार्टी ने रेफर किया था, उसके पेपर्स को, पुलिस रिपोर्ट मिस्टर एक्स के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट पुलिस पार्टी ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने मैजिस्ट्रेट साहब को दे दी। अब तो उसमें जो पुलिस रिपोर्ट होगी, जो FIR कॉपी होगी, उसमें रेफर किया होगा, क्या रेफर किया होगा, क्या उसमें लिख रखा होगा पुलिस ऑफिसर ने, इसने तो मर्डर किया, इसको मर्डर की सजा दे दी मैजिस्ट्रेट साहब सेक्शन 103 में। ठीक है, तो अब रेफर किया ना, अब रेफर किया, पर अब मैजिस्ट्रेट साहब चार्ज लगाएंगे। मैजिस्ट्रेट साहब चार्ज कैसे लगाएंगे भाई? एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन वाला केस है, मर्डर वाला केस, या तो ये इरेगुलरिटी नहीं होती, ये क्योरेबल इरेगुलरिटी। अगर मैजिस्ट्रेट साहब को पता है कि ये चार्ज, ये जो केस है मर्डर का केस, ये मेरे को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट करना है, पर अगर किसी XYZ रीजन की वजह से मैजिस्ट्रेट साहब ने ऐसा नहीं किया और खुद ही चार्ज फ्रेम कर दिया, चार्ज फ्रेम करने के बाद ट्रायल पर भेज दिया ना, कमिट कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो इतनी बड़ी ये कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है, क्योरेबल इरेगुलरिटी, मतलब इसका ठीक किया जाना संभव है। ठीक है, तो ये था हमारा सब सेक्शन 1, जो दोबारा पढ़ देता हूं। एवरी चार्ज अंडर दिस संहिता शैल स्टेट द ऑफेंस, तो हर एक जो चार्ज इस संहिता के तहत, BNSS के तहत, या तो मैजिस्ट्रेट लगाएंगे या फिर कोर्ट ऑफ सेशन लगाएंगे, तो वो चार्ज जब बताएंगे, लगाएंगे, तो क्या स्टेट करेंगे? शैल स्टेट द ऑफेंस, वो अपराध जरूर बताएंगे कि किस अपराध के लिए इस अक्यूज को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 234। अब देखिए सबसेक्शन 2, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस, जो कानून है और कानून ने एक अपराध बना रखा है भाई, सारे पीनल लॉ है उसमें अपराध दे रखे हैं। अब भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भाई अपराधी तो दे रखे हैं, अपराध दे रखे हैं, अपराध को परिभाषित कर रखा है और अपराध की सजा दे रखी है। ऐसे ही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसमें अपराध दिए हुए हैं, मतलब उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। उन प्रोविजंस में क्या लिखा हुआ है? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें सारी पनिशमेंट लिखी हुई है और कुछ सेक्शन में परिभाषा लिखी हुई है भाई, ये अपराध कैसा होगा, ठीक है, सेक्सुअल हेरेसमेंट कैसा होगा, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कैसा होगा, ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए सबसेक्शन 2 दोबारा, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट्स द ऑफेंस, अगर वो कानून जिसने वो अपराध बना रखा है, पीनल अपराध बनाया हुआ है, तो देखिए गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, अगर एक कानून में जिसने की एक अपराध बनाया हो ना, वो कानून उस अपराध को एक स्पेसिफिक नेम देता है। देखिए द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली, तो जो अपराध होगा ना, जिस अपराध के लिए अक्यूज को चार्ज किया जाएगा, तो वो उस स्पेसिफिक नेम से ही डिस्क्राइब किया जाएगा, मतलब बयां किया जाएगा। अब मान के चलो हमारे भारतीय न्याय संहिता में भाई थेफ्ट दिया गया, थेफ्ट चोरी दिया गया है कि भाई कोई गली में एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे से एक और व्यक्ति जा रहा है, वो जेब में हाथ डालता है, मान के चलो व्यक्ति एक पर्सन है ए, वो आगे जा रहा है, उसके पीछे उसके पॉकेट में, उसकी जीन्स के पॉकेट में पर्स रखा है। ठीक है, अब उसके पीछे एक व्यक्ति बी उसको फॉलो कर रहा है, ए को नहीं पता, ए अपने कान में लीड लगा के एयरपोर्ट्स लगा के मस्ती में जा रहा है। अब बी क्या करता है, एक ही पिक पॉकेट कर लेता है, उसके पर्स को निकाल लेता है और गायब हो जाता है। तो यहाँ बी ने क्या किया? यहाँ बी ने कौन सा अपराध किया? यहाँ बी ने थेफ्ट किया। ठीक है, क्योंकि ना तो उसने घर में जाके चोरी की, ना तो उसने किसी ड्वेलिंग हाउस में चोरी की, ना तो किसी बिल्डिंग में की, उसने ओपन रोड पे चोरी कर ली। ठीक है, तो थेफ्ट किया। तो भाई जो भारतीय न्याय संहिता में उसमें थेफ्ट को परिभाषित किया हुआ है ना, और परिभाषित तो क्या डिस्क्राइब तो क्या, उसकी पनिशमेंट भी दी हुई है ना, तो जब चार्ज लगेगा ना, तो स्पेसिफिक नेम से दिया गया है। अब ये जो चार्ज लगेगा मिस्टर बी के ऊपर, वो स्पेसिफिक नाम है ना उसका, भाई ये थेफ्ट है, तो अब डिस्क्राइब भी किया जाएगा उस चार्ज को कि ये थेफ्ट है, और हमारे भारतीय न्याय संहिता में उसको स्पेसिफिक नाम से बुलाया जाता है। तो यही कह रहा है सबसेक्शन 2,
इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस, अब वो कानून, जैसे भारतीय न्याय संहिता कानून, हमारे इस एग्जांपल में जो अपराध जो मिस्टर बी ने किया उसको चोरी, उसको थेफ्ट बोलती है। अब देखिए गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, तो जो भारतीय न्याय संहिता है एक अपराध को थेफ्ट बोलती है। तो देखिए द ऑफेंस में बी डिस्क्राइब, तो अब वो तो थेफ्ट वाला अपराध है ना, अब जो ऑफेंस, जो अपराध मिस्टर बी ने किया है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको मतलब उसको एलोबरेट किया जाएगा इन द चार्ज बाय दैट नेम ओनली, उस चार्ज में जो मजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट ऑफ सेशन मिस्टर बी के ऊपर चार्ज फ्रेम करेंगे ना, जब इस चार्ज के बारे में डिस्क्राइब भी करेंगे और उसी नेम से करेंगे, थेफ्ट नेम से। अब मिस्टर बी ने हमारे एग्जांपल में थेफ्ट ही तो किया है, मिस्टर बी ने क्या, मिस्टर बी ने पिटाई तो नहीं की ना उसकी। तो अब यही कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता में जो लॉ है उसने क्या, जो एक अपराध हुआ है जिसके तहत एक अक्यूज को ट्राई किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता ने या फिर किसी भी अदर पीनल लॉ ने उस अपराध को, जिस अपराध के लिए अक्यूज को ट्रायल चलाने जाने वाली है, उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है। तो अब जो चार्ज फ्रेम होगा ना, जो अब चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है, तो वो उसी नाम से होगा, उसी डिस्क्रिप्शन से होगा जिसको वो कानून स्पेसिफिक नेम से बुलाती है, ठीक है। तो ये था सबसेक्शन 2। अब देखिए सबसेक्शन 3 और सेक्शन 234 देखिए, सॉरी ये था सबसेक्शन 2। अब देखिए सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 234 देखिए, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस, अब वो वाला कानून पीनल लॉ जो एक अपराध को क्रिएट कर रहा है, मतलब एक पीनल लॉ में, अब पीनल लॉ कौन से होते हैं जिनमें भाई पनिशमेंट, जेल कटवाई जिसमें भी जानी है ना, फाइन जिसमें भी है, ठीक है, वो पीनल लॉ होता है। अब देखिए इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस, अब एक कानून जो कि पीनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो अपराध को क्रिएट कर रहा है, मतलब अब पीनल लॉ में तो भाई अपराध ही होंगे, अपराध के प्रोविजंस होंगे। अब देखिए डज नॉट गिव इट एनी स्पेसिफिक नेम, अब जो एक पीनल लॉ है ना, वो जो एक पीनल लॉ है जिसके तहत एक अपराधी को ट्रायल चलाने जाने वाली है, और वो पीनल लॉ एक अपराध को स्पेसिफिक नेम नहीं देता। अब देखिए so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter, ठीक है, with which he is charged। तो अब उतनी जानकारी उस अपराध के बारे में, उतनी जानकारी उस अपराध की परिभाषा के बारे में दी जाएगी, किसको, अक्यूज को दी जाएगी, ताकि अक्यूज को ये पता लग जाए कि हाँ तूने उस दिन ये काम करा था और ये आज तेरे उसी कर्मों के लिए तेरे को यहाँ लेके आए हैं और तेरे ऊपर ये चार्ज लग रहा है। अब मान के चलो भारतीय न्याय संहिता में कोई ऐसा अपराध है जो कि अक्यूज ने किया है, एक अक्यूज को मतलब चार्ज किया गया है, मतलब एक अक्यूज को मतलब वो धारियां लगाई गई है जो भारतीय न्याय संहिता में, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ठीक है। तो अब उसके लिए उसको ट्राई किया जा रहा है, पर अब भाई चार्ज जब फ्रेम होगा तो वो डिस्क्राइब भी नहीं करा भारतीय न्याय संहिता उस अपराध को, मतलब जो ये हमारे भाई थेफ्ट वगैरह में, रेप वगैरह में इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो डिस्क्राइब हो रहा है हमारे भारतीय न्याय संहिता इन बारे में। पर मान के चलो एक अपराधी ने कोई ऐसा अपराध कर दिया जो कि किसी भी परिभाषा में डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब एसेंशियल्स तो क्रिएट हो रहे हैं लेकिन किसी परिभाषा में बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बैठ रहा। जैसे अब भाई थेफ्ट किया, मतलब एक व्यक्ति ने चोरी कर ली तो बिल्कुल डिस्क्राइब फिट बैठ रहा है चार्ज में कि भाई इसने चोरी किया, थेफ्ट बैठ रहा है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने रेप किया है तो सेक्शन 63 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजंस फिट बैठ रहा है कि इसने रेप किया। पर मान के चलो किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया है, जो कि कोई भी परिभाषा में फॉल तो कर रहा है पर एक्यूरेटली नाम नहीं दे पा रहे उसको, भाई किस में फॉल कर रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, सो मच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस, अब जो जिस डेफिनेशन से वो चार्ज मिलता जुलता सा है ना, जिस डेफिनेशन से वो अपराध भारतीय न्याय संहिता की या किसी अन्य पीनल लॉ की मिलता जुलता है ना, तो मस्ट बी स्टेटेड, वो स्टेट की जाएगी एज टू गिव द अक्यूज्ड, और क्या करने के लिए, बस अक्यूज को, जो मुलजिम है, जिसको अब ट्रायल पे आप मतलब जिसकी ट्रायल चलने वाली है, उसको नोटिस मिल जाए, क्या नोटिस मिल जाए, ऑफ द मैटर विद व्हिच ही इज चार्ज, क्या मैटर है, क्या मुद्दा है कि ये मेरे को चार्ज कर रहे हैं। अब मान के चलो अक्यूज ने भाई 6 महीने पहले एक कांड कर दिया, अक्यूज ने एक मिस्टर एक्स था, मान के चलो उसने 6 महीने पहले कोई कांड कर दिया और वो भग गया। अब 6 महीने बाद वो आता है और उसको चार्ज किया जाता है। अब जो जिस धारा के तहत उसको चार्ज किया जाता है वो तो भारतीय न्याय संहिता की, पर भारतीय न्याय संहिता की वो धारा एक्यूरेटली डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, और एसेंशियल्स पूरे हो रहे किसी अपराध के, तो जितनी डेफिनेशन मिलती जुलती है उस अपराध से वो बता दी जाएगी, ताकि जो अक्यूज्ड है उसको नोटिस मिल जाए कि हाँ तेरे को इस मुद्दे के बारे में तेरे को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 234 का सबसेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 4। देखिए द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, अब वो कानून, ठीक है, एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, अब एक कानून, अब पूरा एक्ट, भाई भारतीय न्याय संहिता क्या है, कानून है, लॉ है, ठीक है। अब उसमें भी तो कानून नहीं लिखा हुआ है भाई, भारतीय न्याय संहिता जो हमारी बेयर एक्ट है वो कानून की बुक है, और उसके अंदर भी तो भाई कानूनी मेंशन है, जो उसके प्रावधान दिए गए। तो यही कह रहा है सबसेक्शन 4, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ
अब जो कौन सा कानून है और उस कानून के अंदर कौन से कानून के प्रावधानों के तहत अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। अब एक कानून है, अब भारतीय न्याय संहिता कानून है, तो एक अपराधी ने भारतीय न्याय संहिता के अंदर वाले मतलब कौन से प्रावधानों के तहत अपराध किया है तो वो भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो वो भी चार्ज में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 234 का सबसेक्शन 4। अब देखिए सबसेक्शन 5, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वाज फुलफिल्ड इन पर्टिकुलर केस। एक जब चार्ज फ्रेम करेगा मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन तो ये तथ्य भी जरूर लिखवाएगा क्या, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट। बताया गया जो मैजिस्ट्रेट साहब या जो कोर्ट ऑफ सेशन साहब हैं वो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है, और जो चार्ज मेड किया गया है कि उसके खिलाफ, देखिए इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट, वो एक कथन के बराबर ही होगा। दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, की हर एक कानूनी जो शर्त है जो कानून ने मांगी हुई है, ठीक है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, एक अपराध का गठन करने के लिए, चार्ज वाज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सबसेक्शन 5 के तहत अब मेंशन होगी। सीआरपीसी में ये नहीं था, बीएनडब्ल्यूएस में ये न्यूली ऐड किया गया है सबसेक्शन 5। क्या कह रहा है ये कि भाई एक अपराधी को आप एक केस के लिए एक क्रिमिनल ट्रायल के लिए ट्राई करना चाहते हो, पुलिस पार्टी ने भाई उसको रेफर कर दिया, ठीक है, सेक्शन 193 के तहत पुलिस रिपोर्ट रेफर कर दिया, अब अपराधी भी आपके सामने है, ठीक है। तो अब मैजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर मैजिस्ट्रेट की कॉम्पिटेंस में वो अपराध ट्राई करना तो मैजिस्ट्रेट साहब चार्ज लगा देंगे। अगर मैजिस्ट्रेट साहब चार्ज नहीं लगा सकते, मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन वाला केस है तो कमिट कर देंगे, तो कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज लगाएगा। तो यही कह रहा है कि भाई कौन से कानून का अपराध इस अपराधी ने किया है, तो वो उस बारे में जो स्टेट होगा ना, जो चार्ज, एक तथ्य की चार्ज मेड कर दिया है, ठीक है, एक तथ्य की जो चार्ज मेड कर दिया है, और ये चार्ज जो मेड हुआ ना ये इक्विवेलेंट है, बराबर है कथन के, कि कोर्ट ने कथन मेड कर दिया। आप देखिए दैट एवरी लीगल कंडीशन बाय लॉ, और कथन क्या मेड किया कोर्ट ने, कि हर एक जो कानूनी शर्त है जो कानून के द्वारा मांगती है, क्या मांगती है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, हर एक कानूनी शर्त, हर एक लीगल कंडीशन जो इस अपराध का गठन करने के लिए मांगी गई थी, मतलब सिचुएशन के तहत, वो पूरी कर दी गई। तो ये फैक्ट की भी एंट्री करवाएंगे वो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन जो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। पहले ये नहीं था कि अब से आप सब ये तथ्य लिखवाया जाएगा जब चार्ज फ्रेम होंगे एक अक्यूज के खिलाफ, मैजिस्ट्रेट साहब ये लिखवाएंगे कि जो इस व्यक्ति के ऊपर, जो इस अक्यूज मिस्टर एक्स के ऊपर जो मैं चार्ज लगा रहा हूं ना, इस चार्ज को मेड किया है और ये मेरी स्टेटमेंट के बराबर है, कथन है कि हर एक लीगल कंडीशन, ठीक है, जो कानून के द्वारा रिक्वायर्ड थी वो इस अपराधी ने की है और इसी के तहत इसको चार्ज किया जा रहा है। ये कथन भी मेड किया जाएगा, ठीक है, ये कथन भी मेड किया जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा जो भी रिस्पेक्टफुली चार्ज फ्रेम करे। अब देखिए सेक्शन 234 का सबसेक्शन 6 देखिए, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो अब चार्ज जो फ्रेमिंग होगी ना, चार्ज फ्रेमिंग होगी, ठीक है, तो वो चार्ज फ्रेमिंग भाई रिटन होगी, लिखित होगी और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगी। अब लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या होता है, हर भाई रिस्पेक्टफुली हर राज्य सरकार ने अपनी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट डिसाइड करा, जैसे हरियाणा में भाई इंग्लिश है, ठीक है, जैसे यूपी वगैरह में भाई हिंदी है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि अब जो चार्ज फ्रेम किया जाएगा तो वो अपराधी के विरुद्ध, यूपी में है एक अपराधी के ऊपर, मान के चलो एक अपराधी ने, मिस्टर एक्स ने यूपी में रेप कर दिया, तो मिस्टर एक्स के ऊपर जो चार्ज फ्रेम होगा ना यूपी वाले कोर्ट में, तो वो हिंदी में लिखा जाएगा क्योंकि यूपी वाले कोर्ट्स की हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हिंदी है। अब हरियाणा में एक व्यक्ति ने, मान के चलो मिस्टर एक्स ने हरियाणा में रेप का ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उसके ऊपर जो चार्ज फ्रेम होगा ना वो इंग्लिश में किया जाएगा क्योंकि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हरियाणा की इंग्लिश है। तो ठीक है, तो ये लिखा गया सबसेक्शन 6 में, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि जो चार्ज फ्रेम होगा कि उसके खिलाफ अगेंस्ट, वो लिखित में होगा और ऑब्वियसली शैल मैंडेटरी है, जो कोर्ट की लैंग्वेज है ना उसमें होगा। अब देखिए सबसेक्शन 7, if the accused having been previously convicted of any offense, if the accused having been previously convicted of any offense, अगर जिस अपराधी को आप चार्ज करने वाले हैं उस अपराधी ने कोई पहले भी अपराध किया था और उसमें उसको सजा मिल चुकी है, ठीक है, प्रीवियसली कन्विक्टेड था वो, ठीक है। अब देखिए इज लाइबल बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, और अब उस अपराधी ने दोबारा अपराध कर दिया और वो अपराधी अब लाइबल है कि उसकी प्रीवियस कन्विक्शन को देखते वो क्या लाइबल है कि अब उसकी सजा बढ़ाई जानी चाहिए। तो अब देखिए एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted the court may add it at any time before sentence is passed। तो अब हमारा जो सेक्शन 234 का सबसेक्शन 7 है, यही सेक्शन की जान है, यही सबसे की प्रावधान है, सबसे इंपॉर्टेंट एम्पल प्रावधान है। ये क्या कह रहा है, एक अपराधी
को अब एक मान के चलो मिस्टर एक्स के ऊपर अब फिलहाल आज की डेट में चार्ज फ्रेम किया जाना है, पर अब प्रोसिक्यूशन का वकील बताता है कि सर जो ये मिस्टर एक्स है ना, इसको 5 साल पहले आपने ये आपकी गद्दी के ऊपर एक और मजिस्ट्रेट साहब बैठे थे, उसने सजा की है, ये जेल जूल काट के आया और इसको कन्विक्शन हो गई थी, मतलब ये सजा हो गई थी इसको, ठीक है। ये नहीं कहेगा कि इसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, नहीं, इसको कन्विक्शन हो गई थी और ये सजा काट के आया है, या फिर ये छूटा हुआ है पैरोल वगैरह पे, और फिर इसने दोबारा अपराध किया और दोबारा इसको ट्राई किया जा रहा है एक दूसरे सब्सिक्वेंट अपराध के लिए। तो अब क्या चार्ज फ्रेम किया जाएगा, दोबारा देखिए सबसेक्शन 7 बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा पढ़ना देखिए। इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, अगर जो मुलजिम है वो पहले ही किसी अपराध के लिए कभी उसको सजा मिली थी, ठीक है, देखिए बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शन, और वो अब लाइबल है, वो अक्यूज जो अब जिसको ट्राई किया जाना है, वो लाइबल है कि उसको उसके पिछले कन्विक्शन की वजह से अब उसको क्या होगा, एनहांस पनिशमेंट के लिए वो लाइबल है, ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन 75 आईपीसी हुआ करता वो क्या हो गया, इसके साथ आप लिख ही लीजिए अभी, ना तो मैं बाद में बताना भूल जाऊंगा, ठीक है। जो मुंह से निकल रहा है अभी आप लिख ही लीजिए, ठीक है। जो सेक्शन 75 हमारा जो पहले आईपीसी का हुआ करता वो सेक्शन 75 भारतीय न्यायिक संहिता में क्या हो गया है, वो आप साइड में यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो हो गया है हमारा सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 भारतीय न्यायिक संहिता को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब सेक्शन 7 आराम से समझा। तो देखिए, इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर एक मुलजिम को पहले किसी केस में, ठीक है, इस वाले केस में नहीं जिसमें उसको ट्राई किया जा रहा है, इसमें नहीं, पहले किसी केस में एक मुलजिम को सजा हो चुकी है, ठीक है, और वो जेल जुल काट के तो बाहर आ चुका है, या भाई कैसे ही परोल पे छोड़ा, वो हमारी बात नहीं है, पर हमें क्या देखना है कि जो अब प्रेजेंट केस है ना वो अलग है, और उसी मुलजिम को सेम अक्यूज को एक पहले किसी केस में सजा हुई थी, और उस सजा के तहत प्रीवियसली कन्विक्शन के तहत उसको इस केस में एनहांस पनिशमेंट मिलनी है, और एनहांस पनिशमेंट कितने तक की मिलनी है, उम्र कैद तक की मिल सकती है, अगर सेक्शन 13 भारतीय न्यायिक संहिता के जो प्रावधान है वो फुलफिल हो जाते हैं। अब देखिए क्या होगा, ओ टू पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, या फिर एक मुलजिम को इस केस में डिफरेंट काइंड की कोई विभिन्न तरह की सजा मिलनी है, जो कि उसको क्यों मिलनी है, क्योंकि उसको पहले भी एक केस में सजा हो चुकी है, इसलिए। अब देखिए पूरा सब्सिक्वेंट ऑफेंस, ठीक है, जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस के लिए उसको ट्राई किया जा रहा है। सब्सिक्वेंट ऑफेंस कौन सा होता है, जो बाद में एक मुलजिम ने किया है, और प्रीवियस कन्विक्शन कौन सा था, जो पहले कभी एक मुलजिम ने किया था। तो ये बता रहा है। अब देखिए, एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन, और इरादा है, किसका इरादा है, इसका इरादा प्रोसिक्यूशन का इरादा है, कंप्लेनेंट के वकील का इरादा है कि इस अक्यूज की जो इसको सब्सिक्वेंट ऑफेंस में ट्राई किया जा रहा है, इसकी मैं प्रीवियस कन्विक्शन साबित करूंगा, ठीक है। अब देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ अफेक्टिंग द पनिशमेंट, और बस किस मतलब के लिए सरकारी वकील या फिर कंप्लेनेंट का वकील, प्रोसिक्यूशन का वकील प्रूव करना चाहता है प्रीवियस कन्विक्शन को, पनिशमेंट को, सब्सिक्वेंट केस में अक्यूज की पनिशमेंट को अफेक्ट करने के लिए। अफेक्ट क्या करेगा, थोड़ी पनिशमेंट ज्यादा दिलाएगा, ठीक है। अब देखिए, विच द कोर्ट में थिंक फिट, और कोर्ट को भी भाई बिल्कुल तंदुरुस्त लगता है, हाँ भाई प्रीवियस कन्विक्शन साबित होनी चाहिए क्योंकि इसने पहले ऑफेंस किया है। तो अब देखिए, मतलब एक सरकारी वकील एक केस की ट्रायल चला रहा है, मान के चलिए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन चला रहा है सरकारी वकील। अब जो अक्यूज है ना, उसके खिलाफ सरकारी वकील कोर्ट को बताता कि सर जो ये अक्यूज आया हुआ ना इस प्रेजेंट केस में, सब्सिक्वेंट केस में, इसने पहले भी एक केस किया था और उसमें इसको सजा हो गई थी, ठीक है, इसको कन्विक्शन हो गई थी। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या होगा, और अब सिर्फ ये क्यों बता रहा है, इंटेंशन क्या है प्रोसिक्यूशन के वकील की, कि वो जो प्रेजेंट केस में जो अक्यूज है, सेम अक्यूज है जो पिछले प्रीवियस कन्विक्शन वाले केस में था, उसकी पनिशमेंट को एनहांस करना चाहता है, ठीक है, अफेक्ट करना चाहता है, उसको पनिशमेंट ज्यादा मिले। देखिए द फैक्ट, देखिए, और अब कोर्ट को भी ये बात भाई तंदुरुस्त सी लगती है, कोर्ट को भी ये बात अच्छी सी लगती है, यहाँ भाई अब इसने इस अपराधी ने एक और अपराध कर दिया और पहले भी इसको कन्विक्शन हो चुकी थी किसी अपराध में, ठीक है, पर सेक्शन 13 बीएनएस के जो फैक्टर्स है ना, उसमें चैप्टर अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी वाले और प्रॉपर्टी वाले दिए हुए हैं, ठीक है, उसी के तहत पनिशमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए, वो सेक्टर 13 मैंने पढ़ा रखा है, भारतीय न्यायिक संहिता का, वो पढ़ लेना प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अब देखिए, द फैक्ट, अब तथ्य लिखा जाएगा, क्या तथ्य लिखा जाएगा कि सब्सिक्वेंट केस में एक अपराधी को मैं ट्राई करने वाला हूं, मैजिस्ट्रेट साहब ये लिखेंगे कि सब्सिक्वेंट केस में मैं एक अपराधी को ट्राई करने वाला हूं, और प्रोसिक्यूशन वकील ने इस अपराधी की प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में साबित करने के लिए मेरे को कुछ बातें बताई है, तो ये तथ्य लिखा जाएगा, ठीक है। डेट एंड प्लेस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है, दिनांक लिखी जाएगी या फिर जगह लिखी जाएगी, किसकी, कहां इस व्यक्ति को प्रीवियस कन्विक्शन कौन से कोर्ट से हुई थी और कौन से दिनांक पे हुई थी। अब देखिए, शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज, जो प्रेजेंट केस में जो चार्ज लगेगा ना, तो शैल बी स्टेट की जाएगी वो प्रीवियस कन्विक्शन वाली डिटेल भी मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा चार्ज फ्रेमिंग के टाइम। अब देखिए, एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड, अगर कि अब ये भी बता रखा है, अगर मैजिस्ट्रेट साहब या फिर प्रोसिक्यूशन के वकील को बाद में जाके पता लगता है
कि भाई जिस अपराधी को या अक्यूज्ड इस प्रेजेंट केस में इसको पहले कभी सजा हो चुकी थी, तो अब ये बाद में जाके पता लगता है, तो भाई जिस स्टेज पर चार्ज फ्रेम हो रहा था उस सब्सिक्वेंट ऑफेंस में, तो वो तो नहीं लिखा जाए ना। तो यही कह रहा है जो हमारे सबसेक्शन 7 का लेटर पार्ट उसमें उसी का तोड़ दे रखा है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन आपको साबित करनी है एक अक्यूज के खिलाफ और जिस समय प्रेजेंट केस में चार्ज फ्रेम होता उस समय आपको पता नहीं था, तो ओमिशन हो गया था, ठीक है, आपको बताना चाहिए था पर आपकी नॉलेज में नहीं था, आप नहीं बता पाए कोर्ट में, ठीक है, ओमिशन हो गया। तो अब क्या बता रहा है, एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड, अगर यह स्टेटमेंट प्रीवियस कन्विक्शन वाली जो स्टेटमेंट है ये ओमिशन हो गया कोर्ट के द्वारा, चार्ज में नहीं लिखवा पाए, तो देखिए द कोर्ट में, तो अब कोर्ट की पावर है, अब अदालत की पावर है कि वो में डिस्क्रिशन है कि वो ऐड कर सकती है और नहीं भी कर सकती, क्या एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस पास। अब जो प्रेजेंट केस में सब्सिक्वेंट केस में कोर्ट किसी भी समय बाद में भी अगर ओमिशन हो गया था ना पहले चार्ज फ्रेमिंग करते टाइम, तो अब कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो किसी भी समय सेंटेंस पास करने से पहले प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज ऐड कर सकती है अक्यूज के खिलाफ, ठीक है। तो ये था सब सेक्शन 7 और सेक्शन 234 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मेंस का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है, मेंस के वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन आते हैं इसको। तो मैं तो इसको भाई जो सबसेक्शन 7 के आगे मैंने टिक भी कर लिया है क्योंकि मैं तो इसको अच्छे से तैयार करने वाला हूं और आपके सामने आपको बताई भी इंटरप्रिटेशन करके कि तैयारी कैसी भी है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसका जो सेक्शन 234 के नीचे इलस्ट्रेशंस है इनको पढ़ेंगे, इनसे हमें और साफ हो जाएगा कि जो चार्ज होते हैं उसके कंटेंट्स कैसे कैसे लिखे जाते हैं, तो इलस्ट्रेशन से हमें और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम पढ़ेंगे अब इसके इलस्ट्रेशंस, ठीक है, सेक्शन 234 के हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। अब ए के ऊपर चार्ज किया गया है कि ए ने इसका बी का मर्डर किया। अब देखिए दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट एज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन इन सेक्शन 100 and 101 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। अब ए को चार्ज कर लिया गया ना, तो ये जो चार्ज, अब कोर्ट ने ए को चार्ज कर दिया कि ए ने भाई बी का मर्डर किया है। अब जो एक कोर्ट ने जो स्टेटमेंट जो एक कथन मेड किया ना, ये बराबर है किसके बराबर है, दैट एज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर की जो ए का एक्ट है वो जो डेफिनेशन ऑफ मर्डर है भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 100 में, ठीक है, और सेक्शन 101 में, ठीक है, सेक्शन 101 में, ठीक है, उसके अंदर फेल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दैट इट डिड नॉट फॉल विद इन एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन ऑफ द सेड संहिता, और अब ए को चार्ज ही कर लिया गया है किसके तहत, सेक्शन मतलब ए को चार्ज ही कर लिया गया है किसके तहत कि ए ने मर्डर किया, बी का इसको चार्ज कर लिया गया है। तो ये देखिए दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट। अब ये बात ही द ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, सिर्फ यही जो स्टेटमेंट है ये कथन है, देखिए दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट, यही बात इक्विवेलेंट है, बराबर है किसके, एक कथन के, कि क्या दैट एज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर की जो ए ने जो एक्ट किया है, ए ने एक्ट क्या किया है, बी का मर्डर किया है, कि जो ए का एक्ट है वो बिल्कुल फॉल कर रहा है, वो बिल्कुल भली भांति मतलब फिट बैठ रहा है किस पर, द डेफिनेशन ऑफ मर्डर, जो परिभाषा है ना मर्डर की भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 100 में, उसमें। अब देखिए एंड 101 में और 101 में भी, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड में, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ऑफ द भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 100 में तो भाई वो बता रखा है कल्पेबल होमिसाइड बता रखा है, सेक्शन 101 में मर्डर बता रहा है। एक सेकंड रुकिए, मैं भारतीय न्याय संहिता की बुक में एक सेकंड आपको बता ही देता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेक्शन 299 में तो हाँ, सेक्शन 300 जो हमारा आईपीसी का तो उसमें मर्डर है, और उसमें अब हमारे भारतीय न्याय संहिता में 101 हो गया है, और सेक्शन जो 301 हमारा आईपीसी का हुआ करता ना, ट्रांसफर ऑफ मैलिस, वो 102 है, ठीक है। तो अब इस इलस्ट्रेशन में ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ए को चार्ज कर लिया गया है कि ए ने मर्डर किया है बी का। तो ये जो कथन है ना कोर्ट का, जो कोर्ट ने चार्ज किया उसको, तो ये कथन बराबर है किसके बराबर है, that A's act fell within the definition of murder given in section 100 and 101 of the भारतीय न्याय संहिता। अब ए ने जब कोर्ट ऑफ सेशन ने जब चार्ज ही कर लिया ए को मर्डर कि उसने बी का मर्डर किया है, तो जो ये कोर्ट ऑफ सेशन के जो चार्ज फ्रेमिंग वाला जो ऑर्डर है, जो कथन है, ये किसके बराबर है कि जो ए का एक्ट है वो बिल्कुल ही फिट बैठता है, किसमें फिट बैठता है, जो सेक्शन 100 और सेक्शन 101 भारतीय न्याय संहिता की परिभाषा है उसमें। अब देखिए that it did not fall within any of the general exception of the said संहिता, और ये कथन इक्विवेलेंट किसके भी है कि भाई ए को चार्ज ही कर लिया गया तो ए का केस किसी भी जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए and that it did not fall within any of the 5 exception to section 101 thereof। अब जब ए को चार्ज ही कर लिया गया है तो सीधा सीधा ये स्टेटमेंट किसका इक्विवेलेंट भी है कि जो ए का एक्ट है वो जो मर्डर की 5 एक्सेप्शन है उसमें भी फॉल नहीं करता, ठीक है। अब देखिए
or that it if it did fall within exception one or other of the three proviso of that exception apply to it। और अगर पांच में से कोई भी एक एक्सेप्शन वन उस पर लग जाती है तो ये स्टेटमेंट भी उसके बराबर है। किसके बराबर है? वन और अदर ऑफ द थ्री प्रोवाइजो ऑफ दैट एक्सेप्शन अप्लाई टू इट। जो अब एक्सेप्शन वन है, अब जो एक्सेप्शन वन है उसके भी तीन प्रोवाइजो दिए गए। जो हमारी मर्डर, अब हमारा मर्डर किस में दिया हुआ है? सेक्शन 100 में हमारा मर्डर दिया गया है। तो जो सेक्शन 100 भारतीय न्यायिक संहिता में मर्डर परिभाषित किया गया है, तो ये बता रहा है कि भाई ए को चार्ज कर दिया गया है कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा, किसने मर्डर किया है। तो कोर्ट की यही स्टेटमेंट किसके बराबर है? जो अभी मैंने सारी चीजें पढ़ाई ना कि भाई ए के ऊपर कोई भी जनरल एक्सेप्शन नहीं लगती, कि ए का ये एक्ट सीधा सीधा सेक्शन 100 और सेक्शन 101 के तहत भारतीय न्यायिक संहिता के तहत फॉल कर रहा है। ठीक है, पर ये भी लगता है, ये भी इक्विवेलेंट है। ये जो कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेमिंग का जो ऑर्डर पास किया है, जो स्टेटमेंट मेड किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने, ये उसके इक्विवेलेंट भी है। किसके इक्विवेलेंट है? कि हाँ, पांचों एक्सेप्शन भी नहीं लगती, पर हाँ पांचों एक्सेप्शन में जो मर्डर की है सेक्शन 101 में लिखी गई है, उसमें से एक्सेप्शन वन है जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसके तीनों प्रोवाइजो में से एक एक्ट फॉल करता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज में ये जो स्टेटमेंट है ये इसके इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था पर मैंने आपको समझाया। अब देखिए इलस्ट्रेशन बी, ए इज चार्ज विद सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 118 ऑफ द भारतीय न्यायिक संहिता 2023। ठीक है, विद वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू बी बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स शूटिंग। अब ए के ऊपर केस चला जाता है, ए के ऊपर चार्ज किया जाता है कोर्ट के द्वारा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, किस कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन 118 सबसेक्शन 2 भारतीय न्यायिक संहिता के तहत। ठीक है, जो कि क्या बताता है? सेक्शन 118 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? विद वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी, कि ए ने स्वयं इच्छा से ग्रीवियस हर्ट, घातक चोट दे दी बी को। ठीक है, तो सेक्शन 118 हमारा वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बताता है, और सेक्शन 118 सबसेक्शन 2 पनिशमेंट बताता है वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की। तो 118 सबसेक्शन 2 का चार्ज लग गया। अब देखिए, बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, और ए ने स्वयं इच्छा से घातक चोट ग्रीवियस हर्ट बी को कैसे दिया? एक इंस्ट्रूमेंट से दिया, एक ऑब्जेक्ट से दिया, जो कि शूटिंग, ठीक है, जो शूटिंग के काम आती है, मतलब शूटिंग के काम आती है, मतलब ये गोली वोली चलाने के काम आती है। अब देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट दैट द केस वाज नॉट प्रोवाइडेड फॉर बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122। तो अब जो ये स्टेटमेंट है ना, जब सेक्शन 118 सबसेक्शन 2 का चार्ज ही फ्रेम कर दिया गया है ए के खिलाफ, तो अब जो ये स्टेटमेंट है ये किसके बराबर है? ये इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है? कि अब जो ए के ऊपर जो चार्ज फ्रेम ही कर दिया गया, ये बराबर किसके बराबर है? कि अब जो ए का ये एक्ट है ये सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 में फॉल नहीं करता। अब सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 में क्या है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक व्यक्ति ने ग्रीवियस हर्ट दिया है किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो ये उसमें फॉल नहीं कर रहा। अब तो इसका भी डिफेंस नहीं लिया जा सकता बाद में। अब देखिए टू अ स्टेटमेंट दैट द केस वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 122 ऑफ द स्टेट संहिता एंड दैट द जनरल एक्सेप्शन डिड नॉट अप्लाई टू इट। अब जब चार्ज फ्रेम ही कर दिया है, जब चार्ज फ्रेम ही कर दिया है किसके खिलाफ? कोर्ट ने ए के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया कि ए ने बी को शूटिंग वाले ऑब्जेक्ट से, इंस्ट्रूमेंट से मारा है, ठीक है, और जिससे बी को ग्रीवियस चोट पहुंची है, और ए ने यह काम वॉलंटरीली किया, स्वयं इच्छा से किया है, इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव रखते हुए किया, तीनों डिग्री ऑफ मेंसरिया रखते हुए किया है। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, जब कोर्ट ने चार्ज ही फ्रेम कर दिया, तो सीधा सीधा कोर्ट क्या दर्शा रहा है इस बात से कि भाई सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 में जो बातें लिखी गई है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके एक व्यक्ति अगर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है तो उसका भी अब कोई भी अक्यूज डिफेंस नहीं ले सकता। और साथ साथ क्या इक्विवेलेंट है ये चार्ज जो स्टेटमेंट मेड की है कोर्ट ने कि ए के इस केस पर कोई भी जनरल एक्सेप्शन भी अप्लाई नहीं होती है। तो कितना महत्व दिखता है हमें, कितना महत्व दिखता है। इसी को बोलते हैं एक्ट सीरियस और मेन सीरियस। अगर जिसको पता है ना, तो वो चार्ज फ्रेमिंग के टाइम ही क्या कर सकता है, अपने क्लाइंट को बिल्कुल या तो बाहर फ्री करवा सकता है, या फिर उसकी ट्रायल चलेगी उन्हीं केसेस पे, फिर गवाह वगैरह जो विटनेस वगैरह है वो टेस्टमनी देंगे, उन्हीं की बातों को उलझ पुलझ कर एक जो एडवोकेट है, क्रिमिनल एडवोकेट है, वो अपने क्लाइंट को बताता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इलस्ट्रेशन बी से और इलस्ट्रेशन ए से, सेक्शन 234 वाली से हमने सेक्शन 234 की दोनों इलस्ट्रेशन ए और बी पढ़ लिया, अभी सी और डी भी रह रही है। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है। लेकिन हमें क्या पता लगा, चार्ज फ्रेमिंग, जो चार्ज की कंसिडरेशन होती है ना कोर्ट में, वो इतनी अहम है ना, जिसकी मैं बात बता भी नहीं सकता। इतनी अहम कंसिडरेशन होती है चार्ज फ्रेमिंग की, जो बहुत सारे वकीलों को तो चार्ज फ्रेमिंग के ऊपर कंसिडरेशन करना आता ही नहीं, क्योंकि दे नेवर न्यू, they didn't knew act serious and how to differentiate mens rea तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्ट सीरियस एक्चुअली उनके क्लाइंट ने क्या अपराध किया है
और कोर्ट उसको किस अपराध के लिए चार्ज कर रहा है, दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस। वो अगर वो कोर्ट को आपने चार्ज फ्रेमिंग के समय, ठीक है, चार्ज की जब कंसिडरेशन होती है कोर्ट में कि भाई मैं आपके क्लाइंट के ऊपर ये चार्ज लगा रहा हूं, इसने ये अपराध किया है, आप बताओगे अब नो दैट एक्ट इज फॉलिंग अंडर दैट एक्सेप्शन, और दैट हिज एक्ट इज फॉलिंग अंडर दैट सेक्शन, ठीक है। तो आप बताओगे, आप एक्ट सीरियस बताओगे कि एक्ट सीरियस इस एक्ट में जो आप चार्ज करने वाले इस एक्ट में तो यह दिया गया है, ठीक है, इस प्रावधान में यह दिया गया है, पर मेरे क्लाइंट ने तो यह किया है, इसका तो एक्ट जनरल एक्सेप्शन में फॉल करना चाहिए। तो चार्ज फ्रेमिंग के टाइम ही सब कुछ हो जाता है। अब अगर चार्ज फ्रेम हो गए, अगर आप चार्ज फ्रेम हो गए तो अब अक्यूज का वकील और आलतू फालतू की डिफेंस नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज फ्रेमिंग की जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है कि अब कोई भी इसके ऊपर जनरल एक्सेप्शन फॉल नहीं करती। अब अगर कोई और अन्य प्रावधान है जिसके तहत ये बच सकता था वो भी इस पर फॉल नहीं करती, अब इसके तहत इसको चार्ज किया जाएगा। मतलब एक अक्यूज को अगर सेक्शन 118 सबसेक्शन 2 भारतीय न्यायिक संहिता वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए चार्ज कर दिया गया तो अब उसका अक्यूज का वकील उसी के तहत ही अपना डिफेंस रेडी करेगा, ना कि अंडरबंड किसी सेक्शन में रेडी करेगा, ठीक है। और जो कोर्ट की स्टेटमेंट इसके इक्विवेलेंट भी, अगर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया एक अक्यूज के ऊपर, ए के ऊपर, इस एग्जांपल में इलस्ट्रेशन बी में कि ए ने स्वयं इच्छा से घातक चोट दिए बी को, तो ये जो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया ना, कोर्ट की यह स्टेटमेंट किसके बराबर भी है, ये जो सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2 है भारतीय न्यायिक संहिता का, जो कि बताता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में एक व्यक्ति घातक चोट देता है दूसरे व्यक्ति को क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने उसको भड़काया था। तो ये स्टेटमेंट कोर्ट की जो चार्ज फ्रेम किया ना सेक्शन 118 सबसेक्शन 2 का, उसके बराबर भी है कि इस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 122 भी सबसेक्शन 2 भी अप्लाई नहीं होता है और ना ही तो कोई जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होती है। तो अगर जनरल एक्सेप्शन का भी फायदा उठाना है तो ही चार्ज के कंसिडरेशन के टाइम पर बताना पड़ेगा, कोर्ट को समझाना पड़ेगा, बहस करनी पड़ेगी, आर्गुमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन बी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 234 का इलस्ट्रेशन सी। देखिए ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, अब ए दोषी है कि ए ने मर्डर किया, हत्या की। अब देखिए चीटिंग, अब ए दोषी है कि उसने चीटिंग भी की। अब देखिए थेफ्ट, अब ए दोषी है कि उसने चोरी भी की है। एक्सटोर्शन, ए अब दोषी है कि उसने एक्सटोर्शन भी किया है। ये ए ने ही सारे काम किए, मर्डर भी किया है, ठीक है, चीटिंग भी की है, थेफ्ट भी किया है, एक्सटोर्शन भी किया है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी किया है और इशूइंग अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क भी इशू किया है, ठीक है। अब देखिए द चार्ज में स्टेट, अब देखिए द चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर, तो अब चार्ज, अब ए ने भाई ये 6 तरह के अपराध किए हैं क्योंकि भारतीय न्यायिक संहिता के अपराध है। तो जो चार्ज जो ए के ऊपर जो मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेम करेंगे ना, तो क्या लिखाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज में, चार्ज के ऑर्डर में, ठीक है, चार्ज फ्रेमिंग करेंगे। अब देखिए द चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर, चार्ज ये बताएगा कि ए ने मर्डर कमिट किया है, ठीक है, और चीटिंग, चार्ज ये भी बताएगा कि ए ने चीटिंग भी कमिट की है, ठीक है। देखिए और थेफ्ट, या फिर चार्ज ये भी बताएगा कि ए ने थेफ्ट कमिट किया है, ठीक है, और एक्सटोर्शन, या एक्सटोर्शन किया है, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया, और दैट ही यूज्ड अ फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, ठीक है, विदाउट रेफरेंस टू द डेफिनेशंस, ठीक है। तो अब एक अपराधी ने, पुलिस पार्टी ने एक अपराधी को कोर्ट में भेजा, ठीक है, एक अपराधी को कोर्ट में भेजा, उसके ऊपर कुछ प्रोविजंस भारतीय न्यायिक संहिता के रेफर करके कोर्ट में ट्रायल के लिए, तो उसमें भाई ये सारे के सारे प्रावधान लिखे हुए हैं किसके, कि भाई ए को पुलिस पार्टी ने दोषी बना रखा, अभियोजन ने, प्रोसिक्यूशन ने दोषी बना रखा, इसने मर्डर भी किया है, चीटिंग भी किया है, थेफ्ट भी किया है, एक्सटोर्शन भी किया है और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी किया है और फॉल्स प्रॉपर्टी मार किया, मतलब ये सारी चीजें इसने की है। तो अब चार्ज क्या बताएगा, अब जो कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेम करेगा अक्यूज्ड ए के ऊपर, द चार्ज में स्टेट दैट ए कमिटेड मर्डर, चार्ज ये बताएगा कि ए ने भाई मर्डर कमिट किया है, या चार्ज ये बताएगा कि ए ने चीटिंग कमिट किया है, या चार्ज ये बताएगा कि ए ने थेफ्ट कमिट किया है, या चार्ज ये बताएगा कि ए ने एक्सटोर्शन कमिट किया है, या चार्ज ये बताएगा कि ए ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन कमिट किया है, या चार्ज ये बताएगा कि इसने इस्तेमाल किया है फॉल्स, इसने इशू किया है एक फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क इशू किया है, ठीक है, इसने एक फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क इशू किया है, ठीक है, यूज किया, इस्तेमाल किया है। देखिए विदाउट रेफरेंस टू द डेफिनेशन, अब इतने सारे चार्जेस अगर फ्रेम किए जाएंगे तो कोई भी रेफरेंस नहीं दिया है किसको, डेफिनेशन को। अब ऑब्वियसली एक अक्यूज ने अगर इतने सारे काम कर रखे उसको दोषी, मतलब दोषी उसको माना जा रहा है कि हाँ इसको ये दोषी है, इसकी ट्रायल चलेगी, तो उसको उस मैटर का पता तो है ना। अब देखिए ऑफ दोज क्राइम्स कंटेन इन द भारतीय न्यायिक संहिता बट द सेक्शंस अंडर व्हिच द ऑफेंस इज पनिशेबल मस्ट इन इच इंस्टांस बी रेफर टू द चार्ज। पर अब जब चार्ज फ्रेम हो गया, अब मर्डर का चार्ज फ्रेम भी हो गया कि उसके ऊपर, ए के ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन ने कर दिया, ठीक है, चीटिंग का भी कर दिया, थेफ्ट का भी कर दिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी कर दिया, एक्सटोर्शन भी कर दिया भारतीय न्यायिक संहिता में। अब इन 6 के 6 अपराधों को अक्यूज के ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया कोर्ट ऑफ सेशन ने, पर कोर्ट ऑफ सेशन अब डेफिनेशन नहीं लिखवाने लगेगा चार्ज में, पर भाई जो धारा है, जो प्रावधान है ना कि किसके तहत इसको ट्राई किया जा रहा है, ऑब्वियसली पनिशमेंट के तहत चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। अब मर्डर किया है इन्हें तो 103 का चार्ज लगेगा उसके ऊपर, थेफ्ट किया है तो जो भी भारतीय न्यायिक संहिता में थेफ्ट का
जिसमें पनिशमेंट दे रहा है कि वो चार्ज लगेगा, तो सारे के सारे धाराएं भी लिखवा जाएंगी चार्ज में, ठीक है। यूं नहीं कि अगर डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे कोर्ट ऑफ सेशन चार्ज फ्रेमिंग के ऑर्डर में तो धारा भी नहीं लिखवाएंगे, धारा तो लिखवाएंगे, ठीक है, इन ईच इंस्टांस, और हर मौके पर लिखवाएंगे, ठीक है। अब देखिए और क्या अगर डेफिनेशन लिखवा दी, मान के चलो मैजिस्ट्रेट साहब एक व्यक्ति के ऊपर, एक अक्यूज के ऊपर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति ने मान के चलो एक ही थेफ्ट का अपराध किया है, तो क्या मैजिस्ट्रेट साहब नहीं लिखवा सकते, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखवा सकते कि इस व्यक्ति ने थेफ्ट किया है या इस व्यक्ति के ऊपर मैं चार्ज लगाता हूं थेफ्ट का, जो भी भारतीय न्याय संहिता में रिस्पेक्टफुल जो भी प्रावधान है, ठीक है, बिल्कुल लिखवा सकते हैं, दोनों चीज भी लिखवा सकते हैं, कोई भी इसमें गड़बड़बाजी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन सी ऑफ सेक्शन 234। हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन डी। इज चार्ज विद सेक्शन 219 ऑफ भारतीय न्याय संहिता विद इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग a sale of property offered for sale by the lawful authority of a public servant, the charge should be in those words। तो अब ए के ऊपर चार्ज किया जा रहा है, ए जो मुलजिम है उसके ऊपर चार्ज किया लगाया जा रहा है सेक्शन 219 भारतीय न्याय संहिता का, और सेक्शन 219 भारतीय न्याय संहिता क्या है कि भाई, और सेक्शन 219 भारतीय न्याय संहिता क्या है कि भाई पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी को कोई ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो ए को चार्ज किया जा रहा है कि ए ने क्या किया था, विद इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग अ सेल, कि ए, अब यह लिखा जाएगा चार्ज फ्रेमिंग के टाइम क्या लिखा जाएगा कि ए ने इंटेंशन इरादा रखते हुए ऑब्स्ट्रक्ट किया है कि एक प्रॉपर्टी की सेल ना हो जाए, ठीक है, और जो प्रॉपर्टी ऑफर की गई थी सेल के लिए एक सरकारी कर्मचारी द्वारा और कानूनन अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो अब जो चार्ज ए के खिलाफ फ्रेम हो किया जाएगा तो ए के खिलाफ उस चार्ज फ्रेमिंग में ये बातें भी, ये लफ्ज भी लिखवाए जाएंगे, ठीक है, ये लफ्ज भी लिखवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन डी, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन डी ऑफ सेक्शन 234 ऑफ द बी एंड डबल जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसलिए मेरे को 45 मिनट्स इसमें लग गई पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब इसको गोला लगा लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेंस के लिए सेक्शन 234 सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान हमारे चैप्टर 18 का, ठीक है। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 234 हुआ, हम पढ़ेंगे सेक्शन 235 ऑफ द बी एंड डबल जो कि बताता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन। अब जब चार्ज फ्रेमिंग होगी, ठीक है, अब जब चार्ज फ्रेमिंग करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट ऑफ सेशन, तो पर्टिकुलर्स, ठीक है, पर्टिकुलर्स ब्यौरा लिखवाएंगे कि भाई क्या समय था, क्या प्लेस है और कौन सा वो पर्सन है, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 235 हम पढ़ते हैं, सबसेक्शन 1, द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स। अब जो चार्ज फ्रेम हो रहा है अक्यूज के एक मुलजिम के खिलाफ, तो उसमें ये ब्यौरे लिखवाए जाएंगे, क्या ब्यौरे, एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस, कि भाई किस समय, अब एक व्यक्ति के ऊपर मैजिस्ट्रेट साहब ने चार्ज फ्रेम कर दिया, तो ये तो लिखवाया जाएगा कि इस व्यक्ति ने जिस अपराध के लिए इसको मैं चार्ज फ्रेम कर रहा हूं, इसने ये अपराध किस समय और किस जगह किए थे, ये लिखवाया जाएगा। अब देखिए, एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट होम, और वो व्यक्ति हम मुलजिम के खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया जा रहा है, तो चार्ज फ्रेमिंग के ऑर्डर में यह भी लिखवाया जाएगा कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसके खिलाफ इस अपराधी ने ये अपराध किए हैं, इस समय किए और इस जगह पे किए। अब देखिए, इफ एनी अगर कोई है तो, और द थिंग या फिर कोई वस्तु है जिसके खिलाफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके संदर्भ में वो इट वॉज कमिटेड, वो अपराध कमिट हुआ था, ठीक है। तो मतलब एक अपराधी के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, मान के चलो, और अब जब चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट साहब क्या लिखवाएंगे, समय लिखवाएंगे और जगह लिखवाएंगे कि किस टाइम पे और किस प्लेस पे इस अपराधी ने, इस मुलजिम ने ये अपराध कमिट किया था। और अगर उस मुलजिम ने, उस अपराधी ने, उस अक्यूज ने एक अपराध एक व्यक्ति के ऊपर कमिट किया था, उस व्यक्ति का भी नाम लिखवाया जाएगा चार्ज में, और या एक अक्यूज ने किसी वस्तु के लिए एक अपराध कमिट किया था, तो वो वस्तु भी लिखवाई जाएगी, क्या वो वस्तु थी, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वाज कमिटेड, जिसके संदर्भ में अपराध कमिट हुआ था। अब देखिए, एज आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द अक्यूज नोटिस टू द मैटर विद विच ही इज चार्ज, और ये सब चीजें बस क्यों लिखवाई जा रही हैं कि अक्यूज को कारणवश संतोषजनक उसको मैटर, मुद्दे का पता लग जाए कि मैंने क्या अपराध किया था और किसके लिए मेरे को ये चार्ज कर रहे हैं मेरी ट्रायल चलाने वाले, ठीक है। मान के चलो अक्यूज ने 10 साल पहले एक व्यक्ति को लाठी डंडों से पीट दिया था, अक्यूज भग गया, अक्यूज मान के चलो भग गया 2-4 साल, और 2-4 साल बाद भग के उसी जगह वापस आ गया, अब सब भूल गए उस बात को, तो अब वो तो नहीं भूला ना, वो तो नहीं भूला, पर मान के चलो अक्यूज भूल गया, मान के चलो अक्यूज हैबिचुअल क्रिमिनल है और सबको डेली उसका काम है कम से कम 2-4 लोगों की पिटाई करना, और मान के चलो हर 2-3 महीने में एक मर्डर करना, ठीक है। तो मान के चलो ऐसे वो 5 साल बाहर रह गया तो वो कितने लोगों की पिटाई करेगा और कितने लोगों को मर्डर कर देगा। तो अब हर चार्ज में इसलिए समय और जगह लिखवाई जा रही है और वो व्यक्ति का नाम लिखवाया जा रहा है और वो जो वस्तु है वो लिखवाई जा रही है जिसके विरुद्ध उस अपराधी ने अपराध किया है, ताकि नोटिस मिल जाए उस अपराधी को कि भाई ये मुद्दा था, तूने उस समय ये किया था, इसलिए तेरे को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। सबसेक्शन 1 का यही बेनिफिट है, ठीक है, बस नोटिस
अक्यूज को नोटिस देना है कोर्ट को, जब जो कोर्ट चार्ज फ्रेम कर रही है ना कि भाई तूने ये अपराध किया था, उस समय किया था, तेरे को याद नहीं क्योंकि तू हैबिचुअल क्रिमिनल है, हम तेरे को याद दिला रहे हैं ताकि तेरे को ध्यान में आ जाए सारी बातें, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 235 का सबसेक्शन 1। अब देखिए सबसेक्शन 2, व्हेन द अक्यूज इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब जो एक मुलजिम है जिसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सीबीटी के लिए चार्ज किया जाता है, जो भारतीय न्याय संहिता का अपराध है, देखिए, और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, या फिर एक अक्यूज को, एक मुलजिम को, ठीक है, बेईमानी से पैसे का गोलमाल करने के लिए चार्ज किया जाता है। अब देखिए, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर एक अक्यूज को चार्ज किया जाता है कि उसने मिसअप्रोप्रिएट किया है किसी भी चल संपत्ति को। अब देखिए, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम। तो अब ये चार्ज में बस यह लिखवाना काफी होगा, अगर अक्यूज को, एक मुलजिम को इन प्रावधानों के साथ चार्ज किया जा रहा है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के खिलाफ, ठीक है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ, या डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के खिलाफ अगर एक अक्यूज के ऊपर चार्ज लगा जाए, तो भाई कितने पैसों का इसने गोलमाल किया, तो ग्रोस सम, ठीक है, ग्रोस सम ही लिखवा देंगे चार्ज में, अलग अलग ये नहीं लिखवाएंगे कि भाई 2000 एक बार किए थे इस व्यक्ति ने, 5000 एक बार किए थे, तो जितना टोटल बन रहा है ग्रोस सम, जितना एक अक्यूज ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था, धोखा दिया था अपने, जिसने एंट्रस्टमेंट की थी प्रॉपर्टी, वो लिखवा दिया जाएगा। और देखिए, एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएट किया है एक मुलजिम ने मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन लिखवा दीजिएगा चार्ज में। अब देखिए, एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम और एग्जैक्ट डेट। और तारीख लिखवा दी जाएगी, और तारीख लिखवा दिया जाएगा किस तारीख पर इस व्यक्ति ने इतने पैसों का गोलमाल किया था, और एग्जैक्ट डेट भी ना पता हो ना, तो लगभग अप्रोक्स डेट लिखवा दी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, एंड द चार्ज सो फ्रेम शैल बी डीम्ड टू बी अ चार्ज ऑफ वन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242। और जो चार्ज एक अपराधी के ऊपर चार्ज किया जाएगा ना, एक अपराधी को, एक मुलजिम को चार्ज किया जा रहा है, मान के चलो सीबीटी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए चार्ज किया जा रहा है, मान के चलो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति जो एक अक्यूज, मान के चलो मिस्टर एक्स अक्यूज है, मुलजिम है, तो मिस्टर एक्स को मिस्टर ए जो उसका बॉस है वो डेली 5000 रुपए देता था, पर जो मिस्टर एक्स है ना, जो मिस्टर एक्स को, जो उसका एम्प्लॉय, उसको डेली 5000 रुपए देता था कि जाके गरीबों को खाना खिलाया, ठीक है, मेरे फाउंडेशन की तरफ से। तो मिस्टर ए ने तो पैसे डेली देता, उसकी हर दिन की आदत थी कि डेली पैसे देता, पर मिस्टर एक्स क्या करता, 2500 का खाना खिलाता और 2500 को अपने पॉकेट में। तो अब क्या किया यहाँ मिस्टर एक्स ने, यहाँ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया मनी का। तो अब मान के चलो उसने यह कार्रवाई मिस्टर एक्स ने 5 महीनों तक पूरी रखी, तो अब यह सफिशिएंट रहेगा कि ग्रोस सम बता दे चार्ज में कि भाई कितने का तूने मिस्टर एक्स, कितने का तूने मिस्टर ए का क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया पैसे का, तो यही सफिशिएंट रहेगा। अब एग्जैक्ट डेट्स वगैरह लिखवा दी तो ये भी सफिशिएंट रहेगा, या अप्रोक्स डेट लिखवा दी तो ये भी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और सेक्शन 242 के तहत अब इस केस में जो मैंने एग्जांपल दिया, इस केस में मिस्टर एक्स को एक ही ऑफेंस के लिए आप ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 242 जो हम आगे पढ़ेंगे वो बताता है कि एक साल में एक अपराधी ने, जो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक साल में एक अपराधी ने कितने ही करी हो ना, तो उसको एक ही ट्रायल में आप ट्राई कर सकते हो। ये सेक्शन 242 बताता है, पर आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या हुआ, हमारा सेक्शन 235 का सबसेक्शन 2 हुआ। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ेंगे, देखिए, प्रोवाइडेड द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। तो अब हमारे सेक्शन 235 के सबसेक्शन 2 के प्रोवाइजो ने बता दिया, क्या बता दिया, ये अक्यूज को चार्ज किया जा रहा है और उस अक्यूज ने मान के चलो एक साल के दौरान, एक साल के अंदर कितने भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किए हैं ना, और कितने भी डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी किया है, तो एक साल के अंदर जितनी भी दिनाकों में उसने किया है ना, तो वही लिखवा जाएगा, वही वन ऑफेंस बनेगा। मान के चलो हमारा जो मैंने अब एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए एक व्यक्ति होता है, वो अपने नौकर को, ठीक है, जो उसके फाउंडेशन का नौकर है, वो उसको डेली 5000 रुपए देता है, मिस्टर ए मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स नौकर है, और मिस्टर ए मिस्टर एक्स को क्या कहता है कि भाई जा और गरीबों को मेरे फाउंडेशन की तरफ से मेरा नाम लेके, भगवान का नाम लेके खाना खिला दिया। अब मिस्टर एक्स को मिस्टर ए 5 महीनों तक पैसे देता है, डेली 5-5 हजार रुपए, ठीक है, तो मिस्टर एक्स क्या करता है, 2500 का खाना खिलाता है, 2500 अपने जेब में। तो अब 5 महीनों तक उसने मिसअप्रोप्रिएट किया ना मिस्टर एक्स ने ए के मनी को, तो उसको एक ही ऑफेंस में ट्राई कर ले जाएगा। अभी इस एग्जांपल में ट्विस्ट देता हूं प्रोवाइजो के तहत, अगर मान के चलो मिस्टर ए उसको 2 साल से पैसे दे रहा था और 2 साल से मिस्टर एक्स डेली 2500 रुपए गायब कर रहा था, तो उसने अब 2 साल तक मिसअप्रोप्रिएट किया ना, तो अब उसको ग्रोस सम तो लिखवाया जाएगा, पर उसको एक ऑफेंस नहीं बनाएगा वो, अब उसके ऊपर 2 ऑफेंस का चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो यही था हमारा सेक्शन
235 ऑफ द बी एंड डबल एस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज का हमारा लास्ट प्रावधान पढ़ेंगे, क्योंकि 234, 235 और हम 236 पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 236 इतना लेंथी नहीं है, पर मैं इसके सारे इलस्ट्रेशंस आपको करवाऊंगा ताकि आपको रीजनेबली समझ में आ जाए सारी चीजें इन तीनों प्रावधान की। अब देखिए सेक्शन 236 बी एंड डबल एस, देखिए मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, अब किस तरीके से अपराध किया गया है तो वो भी बताया जाएगा, ठीक है, और कब बताया जाएगा तो वो सेक्शन हम 236 में पढ़ेंगे। अब देखिए सेक्शन 236 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूं, देखिए व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 234 एंड 235 डू नॉट गिव द अक्यूज्ड सफिशिएंट नोटिस ऑफ द मैनर विद विच ही इज चार्ज। तो अब एक मुकदमा, एक क्रिमिनल मुकदमा कोर्ट के समक्ष ऐसा है, कैसा है, इन इज सच दैट द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 234 एंड सेक्शन 235, ये अब जो सेक्शन 234 कंटेंट्स ऑफ चार्ज है ना, और सेक्शन 235 है पर्टिकुलर टाइम प्लेस और द पर्सन वाले जो पर्टिकुलर्स हैं। एक मुकदमा ऐसा है कि एक अक्यूज को समझ में नहीं आ रहा कि भाई कौन सा मैंने किस दिन क्या अपराध किया था, तो अक्यूज को कुछ समझ में नहीं आ रहा और मैंने किस तरीके से क्या किया था। तो अब देखिए मतलब एक अक्यूज ने क्राइम कर दिया और मान के चलो वो पकड़ा बहुत दिनों बाद गया और वो रेगुलरली क्राइम करता रह रहा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने कब कितने रुपए की क्या गोलमाल किया था, मैंने किया भी था या नहीं किया था, ये मेरे को झूठा फंसा रहे, तो उसी की बात बता रहा है। अब क्या बताया जाएगा, देखिए चार्ज शैल आल्सो कंटेन such particulars of the manner in which the alleged offense was committed as will be sufficient for that purpose। तो अब सेक्शन 236 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, देखिए उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन 236 की बॉडी, सेक्शन 236 की बॉडी दोबारा पढ़ता हूं, देखिए when the nature of the case is such, जब एक केस की श्रेणी ऐसी है, कैसी है, that the particulars mentioned in section 234 and 235, जो पर्टिकुलर्स मेंशन किए गए थे ना चार्ज में, जो कि सेक्शन 234 कंटेंट्स बताता था, सेक्शन 235 पर्टिकुलर्स बताता टाइम और प्लेस के, वो डू नॉट गिव द अक्यूज सफिशिएंट नोटिस, वो अक्यूज को जो मुलजिम है ना, जिसको केस के लिए चार्ज किया जा रहा है, उसको सफिशिएंट नोटिस नहीं दे रहे, उसको कारणवश बयां करके नहीं दे रहे कि इसने क्या किया था, कौन से मतलब कब कौन से मौके पे अपराध किया था। अब देखिए जो कि जिसके लिए उसको चार्ज किया गया 234 या 235 के तहत, मतलब जो उसके कंटेंट्स और पर्टिकुलर्स। अब देखिए विद विच ही इज चार्ज, जिसके लिए उसको चार्ज किया जा रहा है, अब अक्यूज को नोटिस ही नहीं आ पा रहा है कि उसने ये वाला अपराध कब किया था और कौन से तरीके से किया था। अब देखिए अब जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, कोर्ट सेशन साहब चार्ज में और क्या लिखवा देंगे, द चार्ज शैल आल्सो कंटेन, अब जो चार्ज फ्रेमिंग वाला जो ऑर्डर है, उसमें क्या लिखवा दिया जाएगा, सच पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनर, वो पर्टिकुलर्स उस तरीके के, ठीक है, इन विच द alleged offense was committed, कि किस तरीके से इस अपराधी ने ये अपराध किया था, तो चार्ज में वो मैनर भी लिखवा दिया जाएगा, ठीक है, एज विल बी सफिशिएंट फॉर दैट पर्पस, और अब भी संतोषजनक है उस पर्पस के लिए। अब उसको नोटिस आ जाएगा कि हाँ तूने 2 साल पहले उस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से ठग विद्या से तूने एक अपराध कमिट किया था, इस व्यक्ति के साथ किया था। अब ये ही सफिशिएंट रहेगा। अब तो वो इतना बालक तो है नहीं, इतनी कमजोर बुद्धि का है नहीं कि उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने कैसे ये अपराध किया था, उसको समझ में नहीं आ रहा। अब मान के चलो एक अपराधी चोर है, मान के चलो एक अपराधी क्या है, मतलब मान के चलो एक अक्यूज क्या है, वो क्रिमिनल, वो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी करता है। मान के चलो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मान के चलो वो एक बीकॉम किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो क्या करता है, हर 6 महीने में अपने ऑफिस बदल लेता है और अपने बॉस का हर मतलब 6 महीने जब वो एम्प्लॉयड रहता है अपने बॉस के पास, 1 महीने में उसका भरोसा जीत लेता है और 5 महीने जब उसको चूना लगाता है। ऐसे उसने कम से कम 20 बार किया उस पढ़े लिखे बीकॉम वाले अक्यूज ने। तो अब उसको पकड़ लिया रहा है, एट लास्ट उसको पकड़ लिया था पुलिस पार्टी द्वारा, अब उसको चार्ज करेगी कोर्ट। तो अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं तो 20 बार मैंने तो अपराध कर दिए, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के, तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे कौन सा वाला मैंने कब किया था और कौन सा वाला कब नहीं किया था। मतलब अक्यूज को नोटिस नहीं मिल पा रहा कि ये वाला अमाउंट जो ग्रॉस सम लिखा हुआ है मेरे ऊपर जो चार्ज किया जा रहा है, ये मैंने कब किया था। तो अगर कोर्ट चार्ज में ये मेंशन करवा देगी ना कि तूने इस तरीके से किया था, तू फलाने के पास काम करता था और तू पैसे लेकर तूने मिसएप्रोप्रिएट करा था, तूने डिसऑनेस्ट बिना ईमानदारी वाली नीयत से तूने पैसे गायब करे थे, पैसों का गबन किया था, तो ये लिखवा दिया जाएगा। तो ये सफिशिएंट रहेगा हाँ कि अक्यूज को नोटिस आ चुका है कि इसने इस तरीके से पैसों का गबन किया था। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 236, ठीक है, जो कि मैनर बताता है, तरीका बताता है। ठीक है, तरीका बताता है। और कब का तरीका बताता है, जब अक्यूज को समझ में नहीं आ रहा कि उसको अक्यूज को नोटिस नहीं मिल पा रहा कि कौन से अपराधों के लिए उसको ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि उसने जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन वाले अपराध है मनी के और मूवेबल प्रॉपर्टी, वो बहुत कर रखे हैं। ठीक है, हैबिचुअल है वो, या फिर बहुत भी नहीं कर रहा, जानबूझ के सियाना बन रहा है, नहीं बताने दे रहा, नहीं खुद को नोटिस आने दे रहा, कह रहा मैं तो किया ही नहीं। अब मान के चलो
किसी व्यक्ति ने 2 साल पहले 2-4 हजार 2-4 लाख का गबन कर दिया, अब वो कोर्ट में मान नहीं रहा कि तूने किए हैं, तो भाई कोर्ट चार्ज तो फ्रेम करेगी कि कोर्ट पुलिस प्रोसिक्यूशन ने उसको भेज रखा पुलिस पार्टी ने, ठीक है, उस गबन करने वाले के खिलाफ। तो अब इसमें कोर्ट उसको बता देगी तो भाई फलाने फलाने दिन 2-4 साल पहले तू यूको बैंक में लगा होता, तू एचडीएफसी बैंक में लगा होता एज अ क्लर्क, और तूने पैसों को गबन किया और तू भग गया, अब तेरे को चार्ज करेंगे तो ये सारी चीजें लिखवा दी जाएंगी चार्ज में, ठीक है, वो बातें लिखवा दी जाएंगी, मैनर लिखवा दी जाएगा कि तूने किस तरह से पैसों का गबन किया यूको बैंक में और एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल था, ठीक है। अब सेक्शन 236 हमारा यहाँ पूरा होता है, इसकी हम सारी की सारी इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं जिससे हमें सेक्शन 236 और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें ए बी सी डी ई एफ 6 इलस्ट्रेशन है, सारी पढ़ते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए, देखिए अब ए इज अक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल्स एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस। ए अब दोषी है, मतलब ए के ऊपर ए मुलजिम बनाया गया है कि ए ने चोरी की है, और ए ने चोरी विभिन्न, मतलब एक सर्टेन आर्टिकल, एक वस्तु है जो कि सर्टेन है, वो पता है कि इसकी चोरी हुई थी, कौन सी वस्तु की चोरी हुई थी। अब मान के चलो ए ने चोरी की मेरे आईफोन 14 प्लस की, तो मेरे को पता है ना, मैंने पुलिस पार्टी को पता है कि मेरा आईफोन 14 प्लस ही चोरी हुआ है, तो यही। अब देखिए ए इज अक्यूज ऑफ थेफ्ट, ए के ऊपर अब ए को मुलजिम बनाया कि उसने चोरी की है, और किसकी की है, ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड अ प्लेस। ए को अब अक्यूज बनाया गया, मुलजिम बनाया गया कि ए तूने मोहित डागर के ऑफिस में जाके उसका आईफोन 14 प्लस चुराया है, ठीक है, ऑफिस में चुराया है, और सर्टेन आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, आईफोन 14 प्लस, और किस समय चुराया, मान के चलो शाम के 9 बजे, मतलब 5 बजे चुराया है आफ्टरनून के। तो अब देखिए द चार्ज नीड नॉट सेट आउट द मैनर इन विच द थेफ्ट वाज अफेक्टेड। तो अब चार्ज ये नहीं बताएगा, अब चार्ज कोई तरीका नहीं बताएगा किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया, अब चार्ज में ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर सर्टेन आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल निश्चित है कि ये आर्टिकल चोरी हुआ है, टाइम और प्लेस निश्चित है, ठीक है, तो अब चार्ज तरीका नहीं बताएगा कि किस तरीके से तुमने चोरी को परिणाम दिया है, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन ए। अब देखिए इलस्ट्रेशन बी, ए इज चार्ज ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अब ए को मुलजिम बनाया गया कि ए ने चीटिंग की है, धोखेबाजी की है, ठीक है, ठग विद्या चलाई है, किसके ऊपर चलाई है, बी के ऊपर चलाई है, और एक गिवन टाइम, मतलब एक समय बता रखा है बी ने पुलिस पार्टी को और कोर्ट को, और या तो एक प्लेस समय बता रखा और वो बता रखा, जगह भी बता रही किस समय ए ने मेरे ऊपर चीटिंग की, ये बता रखा बी ने, ठीक है। मतलब जो अब कोर्ट चार्ज, मजिस्ट्रेट साहब चार्ज करेंगे ना ए को चीटिंग के लिए, मतलब साफ मजिस्ट्रेट को ऑन रिकॉर्ड सारे पेपर में दिख रहा है कि भाई टाइम भी बता रखा है और प्लेस भी बता रही है किस समय ए ने चीटिंग करी। अब देखिए तो अब देखिए इज अक्यूज ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मे सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी। तो अब जो चार्ज फ्रेम करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, तो अब चार्ज तरीका बताएगा कि किस तरीके से ए ने बी को चीट किया। अब मान के चलो ए ने बी को चीट किया, कुछ फेरी टेल सुनाकर कि तू मेरे को आज 2 लाख रुपए दे, मैं तेरे 1 हफ्ते में 4 लाख दे दूंगा, तो ये तरीका बता देगा। अब बी पुलिस पार्टी को अपने पेपर्स में एफआईआर जब लिखवाएगा उसको बताएगा कि भाई इसने मेरे को यही बात बोली थी, अब ये भग गया मेरे पैसे लेके। तो अब कोर्ट भी जब चार्ज लगाएगा तो चार्ज फ्रेमिंग के दौरान जो ए ने बी को किस तरीके से ठगा, चीटिंग की, वो तरीका चार्ज में लिखवाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलस्ट्रेशन सी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। तो अब ए दोषी है, ठीक है। अब ए के ऊपर केस चलाया जा रहा है, ए के ऊपर केस चलाया जाने वाला है कि ए ने झूठी गवाही दी थी, मतलब एक झूठी गवाही दी थी ए ने, और एक समय बता रखा कि उस समय दी थी, और एक जगह बता रखी उस जगह पर दी है झूठी गवाही ए ने। अब देखिए द चार्ज मस्ट सेट आउट दैट पोर्शन ऑफ द एविडेंस गिवन बाय ए। तो अब चार्ज जरूर से बताएगा, जो चार्ज फ्रेमिंग होगी ना मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा ए के ऊपर, तो चार्ज अब जरूर से बताएगा कि कौन सा भाग वो है जो आपको लगता है कि ए ने झूठी गवाही दी थी, वो लिखवाया जाएगा चार्ज में, ए विच इज एलेज्ड टू बी फॉल्स, ठीक है, बाय ए विच इज एलेज्ड टू बी फॉल्स। अब चार्ज जब फ्रेम करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब ए के ऊपर कि ए ने झूठी गवाही दी थी, एक गिवन टाइम और गिवन प्लेस पे दी थी, तो वो चार्ज में लिखवाया जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा कि कौन सा वो पोर्शन है जो कि गवाही का जो ए ने बोला था वो झूठा है, तो वो लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो ये था इलस्ट्रेशन सी। अब इलस्ट्रेशन डी देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी। तो ए अब मुलजिम है कि ए ने बी का रास्ता रोका, बी के कार्यों में बाधा बनाया। अब देखिए अब पब्लिक सर्वेंट और बी क्या है, एक सरकारी कर्मचारी, तो ए को मुलजिम बनाया गया है, ए की अब ट्रायल चलने वाली है कोर्ट में, ठीक है, कि ए जो बी है, बी एक पब्लिक सर्वेंट है, अब ए ने कभी बी के कार्यों में बाधा डाली होगी, ऑब्स्ट्रक्ट किया होगा, तो अब एक के ऊपर केस चल रहा है। तो अब देखिए इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अब ए को मुलजिम बनाया गया कि ए तूने पता है क्या काम किया है,
तूने जो ये बी है ना पब्लिक सर्वेंट, जो ये अपना ऑफिशियल दायित्व कर रहे थे, अपने ऑफिस के काम कर रहा था, तूने इसको रोका है, तूने इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया। तो अब देखिए क्या होगा, द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए ऑब्स्ट्रक्टेड ए। अब चार्ज जरूर से, जो कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब ए के ऊपर चार्ज लगाएंगे ना किस चीज का, कि तूने ये बी है पब्लिक सर्वेंट, इसके जो इसका ऑफिशियल दायित्व है उसको उसको करने नहीं है, तूने ऑब्स्ट्रक्शन किया बी को। तो अब जब चार्ज फ्रेमिंग होगी ए के विरुद्ध को मैजिस्ट्रेट साहब लगाएंगे, तो जरूर से बताएंगे कि किस तरीके से ए ने जो बी पब्लिक सर्वेंट है उसका उसके काम में बाधा क्रिएट की थी, ठीक है, इन द डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, और उसके ऑफिशियल दायित्व के निभाने में, ठीक है। तो ये होगा इलस्ट्रेशन डी। अब इलस्ट्रेशन ई देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। अब ए मुलजिम है कि ए ने बी का मर्डर किया है और एक समय दिया हुआ है रिकॉर्ड पर कि इस समय किया और इस जगह पर किया। अब देखिए, द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच ए मर्डर्ड बी। अब चार्ज ये नहीं बताएगा कि किस तरीके से ए ने बी का मर्डर किया, वो तो ट्रायल में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन क्या, अब जो हमारे इलस्ट्रेशन सी था, डी था, ये क्यों तरीका बताने के लिए बोल रहे हैं चार्ज में, क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसको रीजनेबल नोटिस मिल जाए कि भाई तूने ये काम उस दिन किया था, तो उसको याद आ जाए कि हाँ मैंने तो भाई किया था ये काम, और ट्रायल करने के लिए वो फेस हो जाए, रेडी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो इलस्ट्रेशन सी और डी में चार्ज में सब कुछ लिखवाया जाता है कि भाई चीटिंग किस तरह से की, तूने झूठी गवाही कौन से मौके पर दी, कौन से समय पर दी, तो ये लिखवाया जा रहा है उस एग्जांपल में, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन ई में तो साफ साफ दिया गया है कि ए मुलजिम है कि ए ने क्या किया है कि ए ने बी का मर्डर किया है, और अब जगह भी पता है और समय पता है कि किस समय ए ने बी का मर्डर किया है। तो अब जो चार्ज फ्रेम करेगा ना कोर्ट ऑफ सेशन ए के विरुद्ध, तो उसमें ये नहीं लिखवाएगा, अब उसमें तरीका नहीं लिखवाएगा कि किस तरीके से ए ने बी का मर्डर किया, वो तो ट्रायल में सब कुछ एविडेंसेस पे लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये हुआ इलस्ट्रेशन ई ऑफ सेक्शन 236। अब सेक्शन 236 का इलस्ट्रेशन एफ पढ़ते, जो कि आज का हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन है और लास्ट प्रावधान। अब देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ डिसओबेइंग अ डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। तो अब ए को मुलजिम बनाया गया कि ए ने अनादर किया है एक कानून के निर्देश का, और इंटेंशन के साथ ए ने कानून के निर्देश का अनादर किया है, क्या करने के लिए, टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, ताकि वो कोई बी है उसको सजा से बचा सके। तो अब देखिए, द चार्ज मस्ट सेट आउट द डिसओबीडियंस चार्ज एंड द लॉ इनफ्रिंज। तो अब जो चार्ज ए के ऊपर लगेगा वो जरूर से चार्ज फ्रेमिंग के टाइम अब लिखवाया जाएगा कि कौन सा किस तरीके से डायरेक्शंस ऑफ लॉ को ए ने मतलब डायरेक्शंस ऑफ लॉ किस तरीके से ए ने नहीं मानी, वो डिसओबीडियंस लिखवाया जाएगा उस चार्ज में ए के विरुद्ध, ठीक है। और साथ साथ क्या लिखवाया जाएगा कि कौन सी डायरेक्शंस ना मानकर ए ने कौन सा कानून वोलेट किया, इन्फ्रिंज किया, तो वो भी ए के विरुद्ध जो चार्ज फ्रेम करेंगे मैजिस्ट्रेट साहब या कोर्ट ऑफ सेशन साहब रिस्पेक्टफुली, वो लिखवाया जाएगा, ठीक है। तो बस क्यों लिखवाया जा रहा है, ये भी इलस्ट्रेशन एफ में भी क्यों लिखवाया जा रहा है, ये सारे चार्ज का जो डिस्क्रिप्शन है ये क्यों लिखवाया जा रहा है, ये जो सारी बातें हैं कि भाई ए मुलजिम है कि ए ने भाई जो कानून की डायरेक्शन है वो नहीं मानी, और किस इंटेंशन की वजह से नहीं मानी, क्योंकि वो एक बी है, उसकी पनिशमेंट उसको सेव कर रहा था कि उसको सजा ना हो जाए। तो बस इसलिए लिखवाया जा रहा है कि ए को रीजनेबल नोटिस आ जाए कि हाँ तूने ये काम कभी किया था, ठीक है, और तेरे को इन कामों के लिए चार्ज किया जा रहा है कि ए को पता लग जाए कि हाँ वो तूने जो अपराध किया था वो अपराध है, ठीक है। तो ये है हमारा इलस्ट्रेशन एफ। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 236 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का पूरा होता है। इसी के तहत आज की हमारी क्लास भी खत्म होती है, जिसमें हमने सेक्शन कौन कौन से पढ़े। आज हमने चैप्टर 18, ठीक है, जो कि द चार्ज की बात कर रहा था, तो उसके जो सब हेड ए है फॉर्म ऑफ चार्जेस के, उसके सेक्शन 234, 235 और 236 कर लिए, ठीक है। 3 प्रावधान मैंने आज आपको पढ़ाए हैं चार्ज के, द चार्ज के। अब कल वाली क्लास में हम सेक्शन 237 के बाद वाले प्रावधान कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भैया जो द चार्ज वाला जो प्रावधान है ना, जो ये चार्ज वाला चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अभी मैं इसको आराम से कराऊंगा, 2-4 दिन बेशक से भले ही लग जाए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे ईमेल पर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस है, उसको मैसेज कर देना, मैं आपकी हर डाउट को सोल्व कर दूंगा, ठीक है। तो यही खत्म होता है आज की हमारी क्लास। तो कब कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।